नमस्कार दोस्तों। मैंने कुछ समय पहले स्वदेशी के बारे में बात की थी, राजू दीक्षित के बारे में बात की थी, कैसे कैसे झूठ फैलाया जाता है इसके बारे में बात की थी। आज भी अभी भी उसके ऊपर राजू दीक्षित जी के चमचे गालियों की बौछार मेरे चैनल पे दिए जा रहे हैं। खैर, बात वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात गंभीरता से सोचने जैसी बात है कि वाकई स्वदेशी नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं। ये हमें बारीकी से समझना होगा और हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इतिहास नहीं समझेंगे तो वर्तमान की जो हालत है उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, उसे ठीक ढंग से समझ नहीं सकते। स्वदेशी ये बहुत प्यारा वर्ड लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे जो सही मायने में राष्ट्रभक्त हो वही स्वदेशी की बात कहलाएगा। जो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशद्रोही है, वही स्वदेशी के खिलाफ बोलेगा। मगर जिसे इकोनॉमिक्स का ABCD भी नहीं मालूम, वही आदमी स्वदेशी की बात करेगा। मैं जरा इतिहास में लिए जाता हूँ आपको सिंधु संस्कृति पता है। सन पूर्व 2100 से लेकर लगभग 1800 तक, सन पूर्व 1800 तक ये बहुत फली फूली बढ़ी, अमीर हुई, बहुत संपन्नता इस संस्कृति को हासिल हुई। क्यों हुई? ये संपन्नता हासिल होने की कुछ वजह तो होगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरातन तो संस्कृति है ही है। साथ में ही इतनी प्रगल्भ नगर रचना शास्त्र में तरबेज ऐसी कोई संस्कृति दुनिया में नहीं है। इजिप्शियन संस्कृति है, चाइनीज संस्कृति है, मेसोपोटामिया है। ये सारी संस्कृतियाँ समय के एक ही तार पर, एक स्तर पर फूली बढ़ी और अपनी निशानियाँ हमारे लिए छोड़ गई। दूसरी बात है, हम कहते हैं कि भारत में कभी स्वर्ण युग रहा करता था। कब रहा करता था? वो स्वर्ण युग जो है, ये तो कहने भर की बात है। स्वर्ण युग काफ़ी समय तक रहा। ये सिर्फ गुप्त एरा में हुआ ऐसी कोई बात नहीं है। गुप्त एरा अगर स्वर्ण युग था तो वैदिक धर्म के लिए, वो लोग उसकी तारीफ वाहवाही करते नहीं थकते, वो अलग बात है, वो धार्मिक बात हो गई। मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ। जब तक श्रेणी संस्था हमारे देश में जीवित थी, उत्पाद व्यवस्था हमारे देश में जीवित थी और उत्पादक को एक फ्रीडम था, वो किसी भी अपने जो चाहिए उस व्यवसाय में जाने की उससे जो अनुमति थी, खुली छूट थी, जब तक जा सकता था। अगर नया कोई ईजाद हुआ तो नया व्यवसाय शुरू कर सकता था, उसमें काफ़ी लोग आ सकते थे। ये हो गई हमारे देश की इंटरनल उपजाऊ शक्ति की बात। जब फ्रीडम था, ध्यान में रखिए, स्वतंत्रता थी, फ्रीडम था, तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, ईजाद भी बढ़े और नए नए व्यवसाय पैदा हुए। आज हमारे देश में कहते कि 5,500 जातियाँ है, वो 5,500 जातियाँ मतलब 5,500 बिजनेस है। समझ लीजिए, क्योंकि जाति मायने व्यवसाय। ये जाति व्यवस्था बंदिस्त नहीं थी, खुली थी। कोई भी व्यवसाय छोड़कर दूसरे व्यवसाय में आ जा सकता था। ये स्वतंत्रता ने हमारे लोगों की ये जो शक्ति है, उपजाऊ शक्ति, वो बहुत बढ़ाई, कल्पकता बढ़ाई, अभिव्यक्ति बढ़ाई। इसलिए काव्य, नाट्य, संगीत का भी बहुत भारी आविष्कार उस समय में हुआ। 10वीं सदी के बाद आप देखेंगे, जैसे ही वैदिक धर्म का बोलबाला बढ़ा, उसका प्रभाव बढ़ा, भारत में कालिदास जैसे, भास जैसे, भवभूति जैसे नाटककार होने बंद हो गए, महाकवि होने बंद हो गए। बाद में जो निर्माण हुआ
मगर वो निर्माण जो पहले निर्माण हो चुका था, जैसे गीता हो, गीता पहले ही हो गई मगर उसके ऊपर भाष्य बने से। ब्रह्मसूत्र बहुत पहले हो चुका था मगर ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य बनने लगे, तो हम सेकेंडरी विचारक बन गए हैं। हमने नया कुछ 10वीं सदी के बाद नया कुछ इजाद नहीं किया, ना फिलॉसफी में ना विज्ञान में। आर्यभट्ट भी हुआ, वो 10वीं सदी से पहले ही हुआ, बाद में आर्यभट्ट की सानी हो ऐसा कोई विचारक नहीं हुआ, वैज्ञानिक नहीं हुआ। क्योंकि समाज की स्वतंत्रता जब हट जाती है, चली जाती है, तब समाज में एक ढंग की बंदिशता आने लगती है। उसकी विचार शक्ति जो है वो संकुचित हो जाती है, कुंठित हो जाती है और वो कुछ करने की स्थिति में, हालात में नहीं रहता। ये हो गई देश के अंतर्गत होने वाली बात स्वदेशी की है, बात स्वदेशी की है। काफी राजीव दीक्षित नहीं, काफी लोग हैं जो तर्क देते हैं कि हिंदुस्तानी लोग अगर हिंदुस्तान में ही बनी चीज़ें खरीदें, सेंद्रीय पदार्थों से ही बना खाद खेतों में यूज़ करें, जीरो बजट की खेती करें, जैसे कि अभी सीतारामन ने बजट में कहा कि जीरो बजट खेती करना बहुत, उसको हम प्रोत्साहन देंगे, उत्तेजन देंगे ताकि काफ़ी किसान उस तरफ जाए। वो जीरो बजट खेती के ऊपर मैं कभी और वक्त बात करूँगा, अभी वो सब्जेक्ट नहीं है। हमने अगर हमारे ही देश में बनी चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया तो हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा पैसा हमारे देश में ही रहेगा। ये बहुत अच्छा तर्क है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम देश प्रेमी साबित हो जाते हैं। मगर हम भूल रहे हैं कि सिंधु संस्कृति प्रबल कैसे हुई। सिंधु संस्कृति प्रबल सिर्फ देश में बनाकर देश में सामान बेच के प्रबल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट करते थे। वो मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, मिडिल ईस्ट हो, उसे एक्सपोर्ट करते थे। अफगानिस्तान हो, ईरान हो, पर्शिया हो, जो भी नाम थे उस समय के, उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। अभी सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते तो सिंधु संस्कृति नहीं बड़ी हो सकती थी, क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं बनती वो चीज़ें जहाँ बनती है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल रॉ मटेरियल हो, कुशलता हो, तंत्रज्ञान हो और वो चीज़ें बनाने की एक खास जो पद्धति होती है, व्यापार की एक पद्धति होती है, वो हो। हर देश में सारी की सारी दुनिया भर की चीज़ें बन नहीं सकती, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भी दुनिया में बिखरे पड़े हुए हैं। जो हमारे पास है वो दूसरे के पास नहीं होता, दूसरे के पास है वो हमारे पास नहीं होता। सिंधु संस्कृत लोग यहाँ से देवदार की लकड़ी से लेकर, हस्तिदंत से लेकर, अलंकार लेकर बहुत सारी चीज़ें, उत्पाद, तांबे से बनी चीज़ें एक्सपोर्ट करती थी और बदले में वहाँ के जो साधन थे, जो वस्तुएं थी, शराब तक इंपोर्ट करती थी और यहाँ उसका व्यापार होता था। एक ढंग से दोनों ओर से धन का फ्लो शुरू हो गया था। बाद में भी सिंधु संस्कृति का पतन हुआ, क्योंकि उस समय मेसोपोटामिया में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक्सपोर्ट बंद हो गया। अगर हमारा एक्सपोर्ट बंद नहीं होता था तो सिंधु संस्कृति का पतन होता भी नहीं था, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा भी नहीं जाती, आज तक वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती। मगर ऐसा नहीं हुआ। एक्सपोर्ट बंद हो गया तो पूरी संस्कृति धराशायी हो गई, क्योंकि धन का और वस्तुओं का जो आना जाना था, आवाजाही बंद हो गई। हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते थे और इंपोर्ट नहीं करते थे, तो ऐसा एक तरफा बिजनेस कोई नहीं करता, वो होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। बाद में भी सातवाहन का पीरियड हो, गुप्ता का पीरियड हो, बाद में जो भी सम्राट हुए 10वीं सदी तक, श्रेणी संस्था जिंदा थी,
एक्सपोर्ट वगैरह करने का काम श्रेणी संस्था ही करती थी। उनको बहुत फ्रीडम था, वो कॉइन्स भी बना सकते थे अपने, उनके खुद के अपने रूल्स थे, और उस श्रेणी का जो भी मेंबर था उसे वो रूल्स से बाध्य रहना पड़ता था। तब ये जो जिसे हम गोल्डन एरा कहते हैं, सोने का धुआं यहाँ निकलता था, ऐसा जो हम कहते हैं, वो एक्सपोर्ट से ही सिर्फ नहीं हुआ, एक्सपोर्ट तो हुआ ही, इंपोर्ट भी हुआ। तो दो बातें थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था और साथ में इंडिया में फ्रीडम था, एक खुली समाज व्यवस्था थी। ये जो आज कहते हैं स्वदेशी की बात जो करते हैं, वो बेसिक रूल नहीं समझते कि ऐसा तो हो नहीं सकता। आप कितनी चाइनीज चीज़ यूज़ करते हैं, आप प्याज तक बहुत बार पाकिस्तान का खाते हो, शक्कर भी बहुत बार पाकिस्तान से इंपोर्ट होती है, दाल जो है भले वो तोर की हो या किसी और की, हमें अफ्रीका से इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतना उपज, उतना ये जो फसल है आई नहीं होती है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा फसल हो जाती है, यहाँ का मार्केट बहुत भर जाता है, भाव गिरने लगते हैं, तो सरकार एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है, उसमें खुली छूट दे देती है। अगर स्वदेशी का बात हम करें तो बाकी देश भी करेंगे। समझ के चलिए कि सारे देश ये तय करते हैं कि हमारे पास जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम ही बनाएंगे, हम ही हमारे लोगों को बेचेंगे, तो अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा? वो भी एक अर्थव्यवस्था बन सकती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अर्थव्यवस्था क्योंकि आदमी है, व्यवस्था है, आदमी अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनी व्यवस्था को बनाता है, अपनाता है। शाश्वत अर्थव्यवस्था, सस्टेनेबल इकोनॉमी अगर हो कि आपकी ज़रूरत ही बहुत कम हो, आपकी ज़रूरतें आपको कम करनी पड़ेगी ऑफकोर्स, क्योंकि आप सारा इलेक्ट्रॉनिक गुड नहीं बना सकते, आप कंप्यूटर की चिप नहीं बना सकते, आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल छोड़ना पड़ेगा, स्वदेशी करना है, नहीं तो आपको वो चिप का ईजाद करना पड़ेगा, वो चीज़ बनाने के लिए, चिप बनाने के लिए कारखाने लगाने पड़ेंगे, उसको उत्पाद करना पड़ेगा, और उसकी जो भारी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट देने की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप नए से जब उत्पाद किसी चीज़ का शुरू करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, तो नेचुरली उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। वो देने की आपकी तैयारी है, कोई बात नहीं, मगर अगर आप पूरी ज़रूरत ही कम करवा दो, पूरी, सिर्फ आपको अनाज चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सोने के लिए ज़मीन पर कोई आपको बेड की वगैरह ज़रूरत नहीं है, गद्दे की ज़रूरत नहीं है, आप सो सकते हैं। और सारे लोग आज जो आईटी फील्ड में वगैरह वगैरह यहाँ वहाँ नौकरी करते हैं, वो नौकरी छोड़कर खेतों में काम करने लगते हैं या रास्ते साफ करने लगते हैं, बाज़ार में बैठकर सब्जियां बेचते हैं, तो ठीक है। और जो उसमें से जो थोड़ा सा इनकम होगा, थोड़ा सा, उसमें आप जीवन यापन करने की अगर आदत डालते हो तो स्वदेशी ठीक है, स्वदेशी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। स्वदेशी को चाहने वालों को ये समझना चाहिए कि स्वदेशी इम्पॉसिबल नहीं है, मगर देश को आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक ही देश में सारा का सारा उत्पाद हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी की तरफ जाना है। कोल्ड ड्रिंक की बात, राजीव दीक्षित जी बहुत कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, वो कहते थे कि वो दान डाला कोका कोला में तो पिघल जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे झूठ बहुत बोलते थे वो। खैर ऐसा तो नहीं होता, मैं तो ज़िंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पीता, तो वो मेरी बात आप छोड़ दीजिए। मैं किसी कोल्ड ड्रिंक का, वो देशी हो या विदेशी हो, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कोल्ड ड्रिंक जो है वो अगर आपकी ज़रूरत है और आपको अगर कोका कोला ब्रांड चाहिए तो कोका कोला ब्रांड मिलने का फ्रीडम आपको होना चाहिए,
क्योंकि ये स्वदेशी की बात आपके फ्रीडम को संकुचित कर देती है, आपकी चाहतों को संकुचित कर देती है, आपकी ज़रूरतों को संकुचित कर देती है, आपके सपनों को संकुचित कर देती है ना? यदि आपको आपके ऊपर कोई तानाशाह बैठे ऐसा अगर लगता हो तो स्वदेशी की बात जरूर कीजिए। ये आरएसएस के पिल्ले हैं ना, उनको स्वदेशी, राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्रभक्ति इन्हों के भी समझ में नहीं आई। ये राष्ट्रभक्त नहीं, ये सबसे बड़े देशद्रोही है, क्योंकि उन्हें देश की इकोनॉमी का भला किस में है और किस में नहीं है इसकी समझ आज तक नहीं आई। वो लोगों को भड़काने वाले, भावनाओं को डिस्टर्ब करने वाले बातें करते रहते हैं और गुमराह करते हैं। और कुछ भाई इतना उनके ऊपर विश्वास कर देते हैं, इतना विश्वास रखते, इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी कहा है उनका ब्रह्म वाक्य है, भगवान मानने लगते हैं। मानो भगवान को, आपको किसको मानना है वो आपको फ्रीडम है। मैं स्वतंत्रता को मानता हूँ, वो फ्रीडम है, मगर वो फ्रीडम अगर आपको है तो उनका विरोध करने का फ्रीडम मुझे है। समझ रहे ना? क्योंकि मैं कहता हूं कि स्वदेशी नाम की चीज अगर कोई देश, कोई राष्ट्र सही रूप में अमल में लाना चाहे तो वो देश रत्ती भर भी तरक्की नहीं कर पाएगा। वो हो गई एक बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने भारत में सोने का धुआं निकलता था वो बात कही, तब स्वतंत्रता थी, समाज खुला था, उसे छूट थी, वो कोई भी पेशा पकड़ सकता था, उसे मौके भी मिलते थे। आज हमारे देश की व्यवस्था इतनी गिर चुकी है कि एक वर्ग ऐसा है वैदिक लोगों का जो समझता है कि धर्म हम समझाएंगे, इकोनॉमी हम समझाएंगे, राजसत्ता हम समझाएंगे, सारी चीज़ों का अधिकार हमारी मुट्ठी में बंद है, ऐसे गरूर में वो रहते हैं। दूसरी तरफ जो समाज है, जो इस नई दुनिया में अभी अभी एंट्री कर रहा है, उसके रास्ते रोकने के लिए ये जो सोशलिज्म है और समाज व्यवस्था की जो एक आज भी वो बचपन से ही शुरू होता है और बड़ा होते तक आदमी का माइंड पूरा करप्ट कर दिया जाता है और उसे एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पे डाल दिया जाता है। उसे फ्रीडम नहीं मिलता, उसे खुली छूट नहीं मिलती। वो कोई भी व्यवसाय करना चाहे तो उसको 1000 परमिशंस लेनी पड़ती है। भाई भतीजावाद जोर में रहता है, करप्शन जोर में रहता है। ये व्यवस्था अगर आपकी है, वो समाज व्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, इकोनॉमिक ऑर्डर हो, जैसे सोशलिस्ट ऑर्डर है वो है, आप दुनिया के सामने टक्कर देने के लिए समाज को तैयार कर ही नहीं सकते। फिर आप स्वदेशी की बात करो या विदेशी की बात करो, बात अलग है। वो शक्ति आप लाओगे कहाँ से? जब तक आप समाज को फ्रीडम नहीं देते, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते कि हर व्यक्ति को मौका मिले, वो तरक्की करे, उसे सरकार के बहुत मेहरबानियों के ऊपर या परमिशंस के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर, आदेशों के ऊपर, निर्देशों के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े, ऐसी अगर व्यवस्था हो तो देश सचमुच तरक्की कर सकता है, वो महासत्ता बन सकता है, विश्व सत्ता बन सकता है। मगर हम ये व्यवस्था के बारे में बात नहीं करते, हम टुकार बात करते हैं, बेतुकी बात करते हैं, स्वदेशी स्वदेशी, तो स्वदेशी से हमारा देश काला होगा, फला होगा। ये बेवकूफ़ भरी बात है, ऐसा नहीं होता। हम गरिमाशाली परंपरा की बात करते हैं देश की। सोने का धुआं निकलता था बोलते हैं, मगर क्यों निकलता था, कैसी व्यवस्था थी, ये हम नहीं बोलते। वैदिक व्यवस्था नहीं थी तब तांत्रिकों की, हिंदुओं की एक समता देने वाली, स्वतंत्रता देने वाली खुली व्यवस्था थी। वसंतोत्सव बनते थे जहाँ युवा युवतियाँ अपना जीवन साथी खुद चुन सकते थे, ऐसी खुली व्यवस्था थी। खजुराहो जैसे शिल्प होते थे। वैदिकों की व्यवस्था बंदिस्त की व्यवस्था है। उन्होंने 10वीं सदी के बाद धीरे धीरे वो बंदिस्तता में लाया और देश की तरक्की से साथ छूट गया।
और आज भी हम वही पकड़ के बैठे हैं। कौटिल्य कोई बहुत बड़ी बात होती है, कौटिल्य और चाणक्य अलग है, ध्यान में रखिए। कौटिल्य की बात बड़ी होती है, अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा, वो अच्छी बात है, मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि ये जमा 4वीं सदी में अर्थशास्त्र लिखना, इतने पुराने ज़माने में 4वीं सदी में, ये बहुत बड़ी बात है। मगर कौटिल्य समाजवाद की बात करता है, वो दुनिया का पहला समाजवादी है। वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की बात करता है। वो कहता है सोने का व्यवसाय हो, खदानों का व्यवसाय हो, कारागिरों का, खासकर बुनकरों का व्यवसाय हो, वेश्याओं का व्यवसाय हो, तब गणिकाओं को, वेश्याओं को बहुत प्रतिष्ठा थी, वो बहुत बड़ा फला फुला बिजनेस था इंडिया में। उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ओनरशिप गवर्नमेंट की होनी चाहिए। देख लो आप कौटिल्य को ठीक ढंग से अर्थशास्त्र पढ़ो, चाणक्य के नाम पर उसको धकेल लेते हो, वो चाणक्य कुछ और था, कौटिल्य कुछ और था, दोनों के बीच 600 साल का डिफरेंस है। मगर कौटिल्य स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन की बात करता है और वो काफ़ी हद तक हुआ भी। 9वीं सदी में कुमारपाल सोलंकी के राज में भी काफ़ी व्यवसाय स्टेट ओन्ड थे। समाजवाद में भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होता है और जो बाकी व्यवसाय होते हैं उनका खुलापन कम कर दिया जाता है और उनके ऊपर नियमों के बंधन बढ़ाए दिए जाते हैं। अगर हम इस व्यवस्था ही बदलने की बात नहीं करते और स्वदेशी की बेतु की बात करते हैं तो हमारे जैसे बेवकूफ़ हम ही हैं। बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। ये अंधापन जो है, श्रद्धा रखना, किसी अवतार को मानना, किसी को भगवान मानना, कोई दुनिया में भगवान नहीं है। इंसान तो भगवान बन ही नहीं सकता, उसकी वो औकात भी नहीं है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने को सीखना चाहिए। मेरा भी मत सुनिए, गालियाँ देनी है जरूर दीजिए, आपका वो अधिकार है, दे दिया आपको, मगर मेरा कहना बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आपको गलत रास्ते में आप लगे हो, सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कहाँ जाना है वो आपने खुद तय करना है, खाई में गिरना है या पहाड़ पर चढ़ना है वो आपने तय करना है। धन्यवाद।